गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम आपके चैप्टर नंबर 10 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका रह गया था। आपके पहले तक का टॉपिक जो है ह्यूमन आई के पहले तक का तो पढ़ाया गया था और ये कुछ टॉपिक आपका रह गया, तो इसको अभी हम कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपने देखा भी होगा, हो सकता है नहीं भी देखा हो। प्रिज्म बाय डेफिनीशन ऐसा कोई भी ट्रांसपेरेंट दो प्लेन हो जो एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, दो इंक्लाइंड प्लेन का, ट्रांसपेरेंट इंक्लाइंड प्लेन का जो सिस्टम होगा ये प्रिज्म होगा। नीचे बेस होता है, ऑब्वियसली कोई सॉलिड चीज़ होती है, जैसे कांच होता है, ठीक है, ग्लास का प्रिज्म होता है, साल्ट का प्रिज्म होता है, क्वार्ट्ज का प्रिज्म होता है, आइस का प्रिज्म होता है। डिपेंड करता है आप किस मटेरियल से बना रहे हो। मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप वाटर का बना लो अगर आप बना सकते हो, बट वाटर का प्रिज्म बनाने के लिए आपको वाटर को ट्रायंगुलर शेप के किसी सॉलिड उसमें फिलअप करना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक का प्रिज्म बना के उसमें आप वाटर फिलअप कर दो, वाटर प्रिज्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट दो इंक्लाइंड प्लेन होने ही चाहिए। नीचे बेस कैसा है, स्मूथ है, खुरदुरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे फॉल होगी और जिस प्लेन से इमर्ज आउट होगी, वो दो प्लेन इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिज्म में। नीचे बेस कैसा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि कॉमर्शियल लेवल पर या लेबोरेटरी पर जो प्रिज्म हमें मिलते हैं वो उनको कैसा भी रख दो, उनके तीनों ही प्लेन स्मूथ होते हैं। और वो इसलिए होता है कि कभी एक साइड का प्लेन अगर गड़बड़ हो जाए, कुछ खराबी आ जाए, तो आप दूसरे साइड यूज कर लो। तो दो ऐसे होते हैं दो प्लेन, और एक नीचे वाला भी स्मूथ बना देते हैं। कभी आप चाहो तो इसको ऐसे रख लो, तो ये दो प्लेन आपके लिए हो गए इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे के लिए। कभी आप इसको उल्टा रख दो तो ये दो प्लेन मिल जाएंगे, इसलिए उसको ट्रायंगुलर शेप का बनाते हैं। बट प्रिज्म की कंडीशन के लिए ट्रायंगुलर शेप ज़रूरी नहीं है। प्रिज्म के लिए सिर्फ दो इंक्लाइंड प्लेन होने चाहिए, दोनों इंक्लाइंड प्लेन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पूरा अंदर का मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं डेंसिटी कम कहीं ज़्यादा, यानी एक ही मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। ठीक, नीचे बेस होता है, बेस की कंडीशन नहीं है कोई स्मूथ हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म में, जैसे आपने ये प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म है, ये 2D में है, ये प्रिज्म कैसा होगा, इसको बाहर तक अगर आप देखोगे तो आपको एक इंक्लाइंड प्लेन इधर मिलेगा, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन इधर मिलेगा, और एक ट्रायंगुलर शेप आपको इस साइड आपकी साइड रहेगा, ऐसा ही ट्रायंगुलर प्लेन उस साइड रहेगा। इस ट्रायंगुलर प्लेन का कोई लेना देना नहीं होता रिफ्रैक्शन में, सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन का ही रिफ्रैक्शन में रोल होता है। तो ये हमने स्केच डायग्राम बनाया हुआ है प्रिज्म का 2D में, जिसमें एक फेस ये रही और दूसरी ये रही इंक्लाइंड प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल A होता है और इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली लेबोरेटरी में 60 डिग्री एंगल का प्रिज्म हम यूज करते हैं, बाकी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितने भी एंगल का यूज कर सकते हो आप। तो ये प्रिज्म हुआ आपका, इसमें ये जो फेस हुई BA फेस हुई, इंसिडेंट रे इसमें हम इंसिडेंट करते हैं, फॉल कराते हैं लाइट को, और लाइट AC प्लेन से बाहर जाती है, इमर्ज आउट होती है, तो ये इमर्जिंग प्लेन हो गया। अब सिंपल है, इसमें ABC प्रिज्म हुआ। और अब इस प्रिज्म में हम देखते हैं कि आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कराया PQ। मोनोक्रोमेटिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई एक कलर, रेड कलर की लाइट है तो वो रेड रहेगा, ग्रीन कलर की लाइट है तो ग्रीन ले लो आप, आजकल लेज़र टॉर्च आती हैं, ठीक है, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। येलो कलर की लाइट यूज कर सकते हैं, बट अभी हमें वाइट लाइट यूज नहीं करना है। तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक ही रंग की लाइट यूज करते हैं PQ। और ये PQ जो रे है पॉइंट Q पर ये फॉल हुई है,
नॉर्मल आप जानते हो, नॉर्मल ड्रा किया जाता है। कहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं? जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल करती है सरफेस पर। तो ये सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल हमने ड्रा किया है N1 N1 डैश। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक। और इसके बाद क्योंकि इधर का मीडियम क्या है? रेयर है। इधर का मीडियम क्या है? रेयर, एयर है। और इधर का मीडियम क्या है? डेंसर है, ग्लास है। तो आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि व्हेन इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। तो ये रहा आपका नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। अगर ना बेंड होती तो ये सीधी चली जाती, इसका पाथ हो जाता QM। बट यहाँ पे डेंसर मीडियम है तो ये रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो करेगी और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो गई। अब सेम मीडियम है जब तक तो सीधी चली जाएगी। और अगेन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, अगेन वही मीडियम आपको मिल रहा है एयर। फिर से आप नॉर्मल ड्रा करोगे। नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं? ये सरफेस हुई और सरफेस के परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा किया हमने N2 N2 डैश। अब क्या होगा? बाय रूल व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करती है जब लाइट, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो इसको सीधा जाना चाहिए और ये रहा नॉर्मल, तो ये सीधा भी नहीं जाएगी, अवे हटेगी तो अवे ये डायरेक्शन आएगी, यानी सीधा ना जाके अवे इस तरफ जाएगी। आप इधर तो झुका ही नहीं सकते क्योंकि इधर तो आपका नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जिधर जाना चाहिए उससे भी दूर हटके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इमर्जेंट रे हुई आपकी RS, इंसिडेंट रे हुई आपकी PQ और रिफ्रैक्टेड रे हुई आपकी QR। जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको मिलती है वो है आपकी QR। और अगेन ये इमर्जेंट रे कहलाई क्योंकि ये बाहर आ गई, इमर्ज हो गई प्रिज्म से, तो हम RS को इमर्जेंट रे कहते हैं। अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो रे PQ का पाथ क्या होता? सीधा स्ट्रेट, यानी हमने जो बनाया QM, सीधा ऐसे चली जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ तो ये दो बार मुड़ी, एक बार तो प्रिज्म के अंदर मुड़ी QR और दोबारा ये बाहर निकलते हुए फिर से मुड़ी RS। तो ओवरऑल जो रे PQ इधर जा रही थी वो रे किधर चली गई? फाइनली आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म वो चली गई RS की तरफ। तो कितना डिविएशन प्रोड्यूस हुआ? आप इसको पीछे ले जाओ। जब आप इसको पीछे ले जाओगे तो आप पाओगे कि ये इस पॉइंट पर T पॉइंट पर ये एंगल कुछ क्रिएट कर रही है। ओरिजिनल पाथ के साथ कितना एंगल ये क्रिएट कर रही है, यानी जाना इधर था और चली गई इधर। तो ये जो एंगल आया इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, यानी डिविएट कर गई। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। हमने एंगल ऑफ डिविएशन को कैपिटल D से बना रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने I से बना रखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंट को हमने किससे बना रखा है? E से बना रखा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा स्मॉल r। जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ वो एंगल है आपका स्मॉल r। किसके साथ एंगल होता है? ये नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करते हैं। ठीक, अब ये ज़रूरी नहीं कि बेस के पैरेलल ही हो, ठीक है, ये ऊपर या नीचे भी झुक सकती है, बट यूजुअली मिनिमम डिविएशन के केस में पैरेलल होती है। ये हम 12th में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा अपने को क्लियर हो गया कि प्रिज्म के थ्रू जब भी कोई लाइट रे पास होगी वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होगी और दो बार डिविएट होगी। एक बार डिविएट होगी वो प्रिज्म के अंदर डिविएट हो जाएगी, जाना था इधर और इधर बेंड हो गई, और अगेन यहाँ पे फिर से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये फिर से बेंड होगी, दो बार बेंड हुई और फाइनली हमें अच्छा खासा डिविएशन प्राप्त होता है।
अब इसी से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है? बिखेर देना। कोई भी चीज़ को आप फैला दो, बिखेर दो, उसको कहते हैं डिस्पर्शन। अब वाइट लाइट का डिस्पर्शन होगा, मोनोक्रोमेटिक का डिस्पर्शन नहीं होगा। यानी कि यूनिकलर लाइट है, एक ही रंग है, तो उसमें डिस्पर्शन आपको नहीं मिलेगा, ये आप याद रखना। रेड कलर है, नहीं मिलेगा। कम से कम 2 कलर होना चाहिए डिस्पर्शन के लिए। तो डिस्पर्शन के लिए इस बार हम वाइट लाइट की बीम यूज करते हैं। ये हमने वाइट लाइट की बीम यूज किया, जैसे इसमें यूज किया था। ये बीम गई, इसको अब ये अगर ना होता इसमें रिफ्रैक्शन तो सीधी चली जाती ओरिजिनल पाथ, बट यहाँ प्रिज्म रखा है तो ये रिफ्रैक्शन होगा और अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। रेड के लिए लीस्ट एंड वायलेट के लिए हाईएस्ट। यानी वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और रेड के लिए मिनिमम होगा। यानी रेड कम मुड़ेगी और वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ेगी। अपने को इतना सिंपल सा याद रखना है। तो यहाँ अब आप देखोगे कि रेड कलर अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे कम मुड़ेगा और जो वायलेट है अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, और बीच के कलर जो हैं वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो बेंड होंगे, उनका रिफ्रैक्शन होगा। अगेन एक बार रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे हम तो हमें एक बार और रिफ्रैक्शन मिलेगा और ये अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जैसा कि इधर हमने देखा अवे, तो यहाँ भी अवे आप बनाओगे और यहाँ आप जब स्क्रीन रखोगे, वाइट स्क्रीन जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक कलर बैंड मिलेगा। कलर बैंड का मतलब है वायलेट से रेड तक आपको पट्टियाँ मिलेंगी। रेड की पतली सी पट्टी मिलेगी, रेड के बाद ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। इस तरीके से आपको छोटी छोटी पट्टियाँ मिलेंगी और इन पट्टियों को एक बैंड मिलेगा। तो कलर ऑफ बैंड हमें वाइट स्क्रीन में मिलता है और इस कलर ऑफ बैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, और इनमें कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यू कलर होते हैं एक के बाद एक। तो कलर ऑफ बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये सारी चीज़ जो हो गई, यानी कि वाइट लाइट बिखर गई 7 कलर में, अपने कंपोनेंट कलर्स में लाइट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बिखर जाना और एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हम उसको ऑब्टेन करते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? वाइट लाइट में मौजूद 7 कलर्स अलग अलग बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हमें स्क्रीन में मिलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसी घटना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब डिस्पर्शन पर बेस्ड एप्लीकेशन क्या है? यूँ तो एप्लीकेशंस बहुत हैं डिस्पर्शन पर बेस्ड, लेकिन आपकी बुक में एक एप्लीकेशन है और वो है रेनबो फॉर्मेशन। आपने रेनबो देखा होगा कि यूजुअली जब बारिश होती है या कहीं झरना होता है तब आप रेनबो देखते हैं। तो रेनबो में क्या देखते हैं आप? इंद्रधनुष जिसको आप कहते हो। इस तरीके से सबसे ऊपर आप रेड कलर देखते हैं और सबसे नीचे आप वायलेट देखते हैं और बीच में अदर कलर्स देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन है रेनबो देखने की कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एयर में अच्छी खासी मात्रा में वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। वो तो आपको तब मिलेंगी जब या तो बारिश हुई हो, तो बारिश हुई हो तब आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, या फिर कहीं झरना हो तो उससे भी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। तो पहली कंडीशन है रेनबो देखने के लिए कि आपको एयर में अच्छे अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए। कौन देखेगा? आप वो देखेगा जो जिसकी पीठ सूरज की ओर है, यानी आपके बिहाइंड सन होना चाहिए, और फिर आप सामने देखो जिधर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो कभी कभी एक सिचुएशन होती है कि आपको रेनबो दिख जाता है, हमेशा नहीं बट कभी कभी। बट कंडीशन यही कि सन आपके बिहाइंड होना चाहिए और जिधर देखो उधर आपको अच्छे अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। अब क्या होगा?
जैसे मान लेते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट और ये रहा आपका सन से लाइट चली, वाइट लाइट, क्योंकि सन में 7 कलर्स होते हैं, और देन इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। मैं आपको 2 ही बना रहा हूँ, 7 कलर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको 2 बना रहा हूँ इसमें। इसके बाद क्या होगा, ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये टॉपिक मैं बाद में रिवीजन में कवर करूँगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अगेन बाहर डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो अगेन ये बाहर आएगी लाइट, और यहाँ पे कोई पर्सन अगर है नीचे से और वो इसको देख रहा है तो उसको 7 कलर्स दिखेंगे। ठीक है, ऐसा एक ड्रॉपलेट का है, ऐसे उस वहाँ पे इनफाइनाइट ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, उन सब से ऐसे ही कलर्स आएंगी स्प्लिट होके और आपकी आँख में पड़ेंगे, तो आप सबसे ऊपर रेड देखोगे और सबसे नीचे आप वायलेट देखोगे। और ऐसे असंख्य ड्रॉपलेट्स से लाइट आ रही है और आपकी आँख में पड़ रही है एक रेंज में, तो आपको रेनबो फॉर्मेशन मिलता है। तो रेनबो फॉर्मेशन में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में हो। नंबर 2, डे में देखोगे आप, नाइट में ही देखोगे। डे में कब देखोगे, आपके पीठ तरफ आपके बिहाइंड सन होना चाहिए और आप सामने हाइट में देखोगे तो आपको रेनबो दिखाई देगा। रेनबो में 3 घटनाएं होते हैं, 3 फिनोमिना होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट गई और रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन के अलावा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और लास्ट में हमें डिस्पर्शन मिलता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। तो डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 3 फिनोमिना रेनबो फॉर्मेशन में होते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।